सरपंच एसोसिएशन दादरी उनको पगड़ी भेंट कर रही है और ये भाई जितेंद्र चरखी ये इनको एक हल भेंट कर रहे हैं। वो आए और सम्मानित दीपेंद्र जी का सम्मान करें। सरपंच एसोसिएशन अच्छा संजय बिडलान और भाई संजय बिडलान आप तलवार भेंट करेंगे एमपी साहब को। चल दे भाई वो हुडा साहब को वहां कर दो। हुडा साहब को भी सरपंच एसोसिएशन भेंट करना चाहती है पगड़ी। आप जाएं चलो चलो भाई या बस भाई बस अब भाई थोड़ा धैर्य का और दान दे दें। ज्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 2-3 वक्ता बचे हैं। आदरणीय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले 2 वक्ता और हैं और फिर उसके बाद में आप जिस नेता के लिए यहाँ घंटों से विराजमान है वो आपके सामने संबोधित करेंगे। बस मेरा सिर्फ निवेदन है जिस धैर्य से आप बैठे हैं इसी धैर्य को बनाए रखें। धन्यवाद। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हो गया धन्यवाद एमपी साहब। राम राम जी सबको। हमारे बीच में उपस्थित सभी आदरणीय मंचासीन हमारे आदरणीय नेतागण, मैं सम्मानित मंच कह के थोड़ा समय बचा रहा हूं क्योंकि आज मैं लेट पहुंचा हूं इस सभा में। सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, सबसे पहले मैं लेट पहुंचा आपके बीच में, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि देश की संसद का सत्र चल रहा है और देश की संसद में सरकार को आईना दिखाने के लिए अगर बोलने का अवसर मिले, वैसे हरियाणा में भी, हरियाणा से मैं एकमात्र विपक्षी सांसद हूं और शायद उत्तर भारत में भी शायद एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में आसपास के प्रदेशों में ये जब सरकार को मौका दिखे आईना दिखाने का तो मौका नहीं छोड़ा जाता। तो आज संसद में बोलकर और इस सरकार को थोड़ा आईना दिखाकर मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। थोड़ी देरी से पहुंचा हूं मगर मैं बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं और दादरी के अपने सभी साथियों को बधाई देता हूं। आज जब पहुंचे यहां पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि पीछे कम से कम 1-2 किलोमीटर से गाड़ियों का जाम एक अलग होता है। गाड़ियों का जाम तो है ही, गाड़ियों का जाम तो जब पहुंचे होगे तब लगा होगा, लेकिन लगातार लोग कतार, मेरे पास टेलीफोन आया पहुंच गए, मैंने कहा पहुंच गए रैली स्थल, मगर 2 किलोमीटर तक लोगों का, अभी जब मैं पहुंचा तो लोगों का लोगों की जो कतार थी और यहां पर पांव रखने की जगह नहीं। तो ये पंडाल तो छोटा रहा लेकिन आपका हौसला छोटा नहीं रहा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अवसर पर। और आपके हौसले से ही हमारा हौसला है क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस सरकार से, जिस सरकार के पास बहुत कुछ है। आज दिल्ली में सरकार है, चंडीगढ़ में इनकी सरकार है, 2-2 सरकारें हैं। धनबल इनके पास है, सत्ता बल इनके पास है, मीडिया बल इनके पास है, तंत्र बल इनके पास है और इनसे सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद और आपका दिया हुआ हौसला है जो आज आपने जम के दिया है। आज आपने जम के दिया है। देखिए 10 साल हो गए, भाजपा की प्रचंड बहुमत सरकार बनी दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी। हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, यहां पर खट्टर साहब के नेतृत्व में सरकार बनी, इनको आपने 10 साल दिए। खट्टर सरकार, फिर उसके बाद खट्टर दुष्यंत सरकार, इनको आपने 10 साल दिए। अब 10 साल के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने किसी भी सरकार के दायित्व होते हैं विकास के काम कराएं, जनता का मान सम्मान करें। मैं पूछना चाहता हूं दादरी में इस खट्टर सरकार ने, खट्टर दुष्यंत सरकार ने काम किए, विकास के कोई बड़े काम किया? मैं पूछना चाहता हूं।
और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने अगर काम नहीं किया आप कह रहे हैं, तो पिछले 10 साल में दादरी और आप सबको आपका मान सम्मान किया? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। हैं? कोई कह रहा है कि सरपंचों को लाठी मारी, कोई कह रहा है किसानों को जो है 13 महीना सड़क पर रखा, कोई कह रहा है कि महिलाओं को दिल्ली की सड़क पर घसीट दिया, कोई कह रहा है कि आप कह रहे हो मान सम्मान मुख्यमंत्री जी दादरी में। तो भाई जब काम नहीं किया और मान सम्मान नहीं किया, आपने 10 साल दे दिए इनको, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई हरियाणा में बदलाव लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते? अब ये सरकार 10 साल पहले दिल्ली, ये सरकार सबकी अपनी अपनी बात, ये सरकार हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हुई। ये सरकार हरियाणा को देश में बेरोजगारी में सबसे आगे पहुंचाने वाली सरकार साबित हुई। ये खट्टर दुष्यंत सरकार हरियाणा को देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और हरियाणा को पीछे धकेलने वाली, आपस में भाईचारा, ये साबित हुई। ऐसी सरकार से जवाब लेने तो प्रदेश विकास दर में देश में 2013-14 में देश में नंबर 1 था, आज वो बेरोजगारी दर में देश में नंबर 1 पहुंच गया। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, और बेरोजगार इस रूप से बेरोजगारी हरियाणा के अंदर बढ़ी कि आज हरियाणा में कई जिलों में नौजवान पलायन कर रहे हैं विदेशों की तरफ। तो आज कहीं डिप्रेशन की तरफ नौजवान, कहीं नशा, जो दूध दही का खाना था ऐसा हरियाणा था, आज उसकी पहचान बदल गई, आज नशे में नंबर 1 हरियाणा हो गया। ऐसी देन इस सरकार की है। ना तो निजी क्षेत्र के अंदर निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कोई थर्मल का कारखाना लगा, ना कोई बड़ी परियोजना आई इन 10 साल की इस खट्टर सरकार में। और सरकारी क्षेत्र के अंदर 5 साल तक कोई भर्ती करते नहीं, जो भर्ती निकलती है वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ जाती है। 30 पेपर लीक घोटाले आए, एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। 5 साल तक कोई बड़ी भर्ती निकलती नहीं, जो छोटी मोटी भर्ती निकलती है या तो भर्ती घोटालों की भेंट, उसके बावजूद भी कोई लिस्ट आती है। तो हरियाणा देश का एकमात्र प्रदेश बन गया जहां पे हरियाणा के बच्चों से ज्यादा एचपीएससी एसएससी की लिस्टों में हरियाणा के बाहर के बच्चों का नंबर उनमें आता है। 2019 में एसडीओ की भर्ती आई, 80 में से 78 बाहर के बच्चे लगे, केवल 2 हरियाणा के। 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल में 99 में से 77 बच्चे बाहर के लगे, केवल 22 हरियाणा के। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई, 156 में से 103 बाहर के। एचसीएस की लिस्ट आई, 36 बाहर के। अभी ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर पंचायतों में जिनको जाके काम करना है, 7 की लिस्ट आई, 5 बाहर के और केवल 2 हरियाणा के। बाकी प्रदेशों में हरियाणा के नौजवान को कोई अफसर मिल नहीं रहा। हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो लिस्टें आती हैं उनमें मौका मिल नहीं रहा। नौकरियों को, जो कई नौकरियां थी, मुझे याद है जब हमारी सरकार थी, अकेले शिक्षा महकमे में 1 लाख की भर्ती हुई थी, जेबीटी की भर्ती हुई थी, जिसमें जेबीटी की भर्ती में उस समय सबसे ज्यादा भिवानी जिले के, क्योंकि उस भिवानी और दादरी के सबसे ज्यादा जेबीटी के अंदर हमारी सरकार में लगे थे। 10 साल से कोई एक भर्ती इस सरकार ना जेबीटी की करी, शिक्षा विभाग में भर्तियां कहीं की नहीं जा रही, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, सरकारी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है या उनको कच्चों में परिवर्तित किया जा रहा है, कहीं कौशल निगम के माध्यम से, कहीं अग्निपथ योजना लाकर फौज की नौकरियों को। आज हरियाणा में अगर बेरोजगारी सबसे ज्यादा देश में नहीं होगी तो कहां होगी? आज इन सरकार से हम पूछ रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली हरियाणा में। हमारे समय बिजली के कारखाने लगाए गए थे और हरियाणा देश में बिजली सरप्लस प्रदेश का उदाहरण बना था। इन्होंने 10 साल में बिजली खपत तो बढ़ी, एक बिजली का कारखाना थर्मल लगाया नहीं, लेकिन अदानी जैसे समूहों से बिजली के समझौते बदल दिए और जिस दर पर बिजली मिलनी चाहिए थी उससे दर को बढ़ाने का काम किया और हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को देश में सबसे महंगी बिजली दिलवाने का काम इस खट्टर सरकार ने किया। ये हकीकत है। और देश में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ
देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की नींव पे बनी हुई है सरकार। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार भी लोगों ने खट्टर सरकार को, भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया था 2019 के चुनाव में। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 2019 के चुनाव में एक नारा दिया था, भाजपा ने नारा दिया था खट्टर साहब ने कि 75 अब की बार बीजेपी जाएगी 75 पार। दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला ने नारा दिया था जेजेपी पार्टी ने कि बीजेपी को करो जमुना पार। दिया था कि नहीं दिया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को बचाओ जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। धोखा हो गया हरियाणा के लोगों के साथ। हरियाणा में बना दी धोखे से सरकार। लोगों को कह दिया कि ये सरकार को समझौता हो गया, हम समर्थन दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि हम समझौता करेंगे। पहले जिस दिन नतीजा आया उस दिन उसने उचाना जाके पूछा कि क्या करना चाहिए, 10 सीट आई हैं। उचाना के लोगों ने कह दिया कुछ भी करना लेकिन बीजेपी को समर्थन मत देना, खट्टर सरकार को दोबारा बनवाने का काम मत करना। लेकिन उनकी भाषा बदल गई। दिल्ली पहुंचते पहुंचते भाषा बदल गई और दिल्ली जाकर बीजेपी को समर्थन दे दिया और कह दिया 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया, 75% प्राइवेट में नौकरी के रिजर्वेशन पे समझौता हो गया। ना तो 75% प्राइवेट में रिजर्वेशन हुआ, ना वो 5100 बुढ़ापा पेंशन 5 साल में आई। समझौता 5100 बुढ़ापा पेंशन का नहीं था, समझौता अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था। समझौता हरियाणा को आपस में महकमे बांटकर लूटने का था। शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज के महकमे से कौन लूट रहा है, माइनिंग के महकमे से कौन लूट रहा है, पंचायत के महकमे से कौन लूट रहा है। कोई अगर हमारी लिस्ट में कोई कमी कसर रह जाए, हम तो फिर भी विपक्ष में। इनके विधायकों ने इनकी पोल खोली, दादा गौतम नारनौन से इनके विधायक है जेजेपी के, उसी का बयान आ गया। दादा गौतम का उसी दिन बयान आ गया कि महकमे बट गए और खोपर एकला सारा जीमने लग रहा है, सारे जीमन वाले बैंक में खोकर ले गया। आया था कि नहीं आया था बयान? इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण नहीं हो सकता। यह जीमने के लिए सरकार नहीं बनी थी। आज हरियाणा को भुगतना नहीं पड़ता। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे नशे में एक हरियाणा, अपराध में देश में सबसे अगले प्रदेशों में हरियाणा। मगर काम नहीं भी करते ये तो भी हम काम चला लेते। मैं बताना चाहता हूं आपको कि क्यों लड़ रहे हैं, इस ईमानदारी से क्यों लड़ रहे हैं और क्यों समझौता नहीं कर सकते इनके साथ। काम नहीं भी करते लेकिन इन्होंने तो हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। अहंकार 7वें आसमान पे, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इन्होंने नहीं छोड़ा, हर वर्ग का अपमान किया। 1 साल तक किसान बैठा रहा, 750 किसानों की जान चली गई। मैं नमन करता हूं दादरी की इस वीर भूमि को नमन करता हूं। यहां किसान आंदोलन की कहीं अगर गूंज सुनाई दी पूरे देश में तो दादरी के अंदर वो सबसे मजबूत गूंज सुनाएगी। मैं आपको नमन करता हूं दादरी को। 1 साल तक किसान बैठा रहा लेकिन उस किसान पे अगर किसी एक सरकार ने सबसे ज्यादा उस किसान का अपमान किया, हरियाणा सरकार ने किया। 750 किसानों की चिताएं जब जल रही थी तो ये कोई कह सकता था कि इनकी मांग नहीं मानेंगे, लेकिन इनको इनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। जब मेरे जैसे आप संसद में, हरियाणा से मैं एक बात विपक्ष का सांसद हूं, 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा के, 14 सांसद भाजपा के हैं। मैं वहां पे नहीं बोलता तो क्या करता? जब आपको देखता था आंदोलन करते हुए, जब घुट के खड़े होकर कहते थे कि इनको कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द इनके लिए कहो, संवेदना प्रकट करो, तो कहे नहीं करेंगे, ये तो देशद्रोही हैं। मैं अपने काका ताऊओं की तरफ देखता था, अपनी काकी ताइयों की तरफ देखता था। और उस संसद के अंदर, जिस संसद में मैंने 20 साल बिता दिए, उस संसद में अपनी भूमिका की तरफ देखता था जब सारी बीजेपी ने ऐसे ऐसे शब्दों के बाणों से मेरे दिल को छलनी करने का काम, मेरी आत्मा को छलनी करने का काम किया हो। और मैंने कहा था उस समय उनकी आंख में आंख डालकर कि जिनको आप देशद्रोही बता रहे हो, जिनको आप उपद्रवी बता रहे हो, ये वो लोग हैं जिनका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है तो दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़कर चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर देश को सुरक्षा देने का काम करता है। किसान आया, किसान का अपमान। सरपंच गए मांग लेने, सरपंचों पे लाठीचार्ज। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम लेने गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, उनका अपमान। मनरेगा के मजदूर बजट बढ़ाने गए जिसका बजट 1/3 कर दिया सरकार ने, उन पे लाठीचार्ज। आशा वर्कर आंगनवाड़ी गई, उन पे लाठीचार्ज। हमारी महिला
हमारी महिलाएं अपनी इज्जत के लिए, न्याय मांगने के लिए, क्या कसूर था उन महिलाओं का, उन बेटियों का क्या कसूर था उनका? मैं पूछना चाहता हूं उनका क्या कसूर था जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया? उन खिलाड़ियों का, जिनके साथ इनके मंत्री जब वो एयरपोर्ट पे उतरती थी मेडल लेने के लिए तो लाइन लगा के फोटो खिंचवाते थे, किसी के मुंह से ये शब्द नहीं निकले कि इनको न्याय मिलना चाहिए। ये तो वो देश है, अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी स्वयं की इज्जत देखा जाता है। लेकिन उनका अपमान, हरियाणा का आज कितना बड़ा नुकसान, ये हरियाणा है, ये वो प्रदेश है जहां जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री का नारा गूंजा करता था। जय जवान जय किसान, जय पहलवान जय नौजवान हम करते थे, लेकिन इन्होंने बदल दिया। ना जय किसान छोड़ा, ना जय जवान छोड़ा, अग्निपथ योजना लेके आए। हर साल 5,500 की भर्ती होती थी पक्की। देश की आजादी से लेकर 2019 तक सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये भर्ती हमेशा होती थी 5,500 की पक्की भर्ती और ऐसी मजबूत फौज। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, किसने मांग करी थी कि पक्की भर्ती को कैंसिल करके अग्निपथ योजना, आप अग्निवीर कच्ची भर्ती लेके आओ? किसने मांग करी थी? ना तो फौज की मांग थी। फौज पे तो हमें गर्व था, 75 साल के इतिहास में अगर किसी एक संस्था पे गर्व था तो फौज पे गर्व था। यही फौज थी जिसने 71 की युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे तो कारगिल के अंदर पाकिस्तान के शीश को झुकाने का काम किया। वो भारत देश की फौज थी। सरकारें किसी की भी रही हों, लेकिन भारत देश की फौज ने कभी दुश्मन को, मगर उस फौज को, पक्की भर्ती को आपने बदल दिया। जहां 5,500 की पक्की भर्ती होती थी, पिछले वर्ष 950 की अग्निवीर की भर्ती हुई, जिसमें से केवल 210 पक्के किए जाएंगे 4 साल के बाद, बाकी घर वापिस आ जाएंगे। ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा, ना जय पहलवान छोड़ा और ना जय नौजवान छोड़ा और ना जय संविधान छोड़ा, क्योंकि संविधान पे तो आक्रमण कर ही रहे हैं। संवैधानिक अधिकारों के, एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के भाई, उनके संवैधानिक अधिकारों को तो आज देश के अंदर, मैंने कल संसद में बताया कि देश के अंदर लाखों की संख्या में जो सरकारी, केंद्र सरकार की सारे रोजगार थे उनको प्राइवेटाइज करने का काम इस सरकार ने किया। उनके बैकडोर से, उनके अधिकारों से उनको वंचित कहीं किया जा रहा है, तो कहीं लोकतंत्र पे हमले प्रहार किए जा रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने की भी ये लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में और इस सरकार के अहंकार को तोड़ने की और ये खट्टर दुष्यंत सरकार के अहंकार को तोड़ने की लड़ाई में दादरी जिला भाई किसी पीछे तो नहीं रहेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप पीछे पिछली बार भी नहीं रहे थे, पिछली बार भी नहीं रहे थे आप पीछे। आपने दोनों सीटों से बीजेपी को हराने का काम किया था, लेकिन धोखा बन गया। इस बार भी साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। आपने बारडा से जेजेपी को जिताया तो यहां से आपने निर्दलीय को जिताया, लेकिन बीजेपी को हराने का काम किया। लेकिन आपकी गलती नहीं है, इन दोनों ने जाके वहां पर दोबारा से बीजेपी की खट्टर सरकार को बनाने का काम किया। जो आज ये समय देखना पड़ा वो इनका विश्वासघात जिम्मेदार है, आप विश्वासघात नहीं। आपने, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, इस बार चौकसी ज्यादा रखनी पड़ेगी। इस बार इस लड़ाई में साजिश षड्यंत्र रचने में लोग माहिर हैं। साजिश और षड्यंत्र रचने में इनसे आगे कोई नहीं है। आपने देखा रोहतक लोकसभा चुनाव में किस तरीके से पिछली बार मेरे से साजिश और षड्यंत्र रचने का काम इन्होंने किया, और इस बार भी जब मैं देश की संसद में जाता हूं तो सारे भाजपा के सांसद एक स्वर में कहते हैं तेरा इस बार पक्का इलाज करेंगे। विपक्ष में आप बोलते हो आप हम सारे मिलकर करेंगे, और मैं कहता हूं मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है, मेरे को इलाज की जरूरत नहीं है। मैं आ जाओ, साजिश षड्यंत्र करेंगे, लोकसभा चुनाव में भी करेंगे, विधानसभा चुनाव में भी साजिश षड्यंत्र करेंगे। चौकसी रखनी पड़ेगी। मैं पूछना चाहता हूं चौकसी आप रखोगे कि नहीं रखोगे? जहां आपके लिए सीना अड़ाने की बात आएगी, जहां आपके लिए छाती अड़ाने की बात आएगी, वहां एक कदम हम पीछे नहीं हटाएंगे। मगर जो पीठ पीछे वार करे, जमुना पार जैसे नारे दे भाजपा को, और जाकर जब जमुना पार से बीजेपी की सरकार लाके दोबारा चंडीगढ़ में बनवाने का काम करे, जो पीठ पीछे वार करे, उनका आप हिसाब किताब उनका आप देख लेना। भाई इस बार चुकोगे तो नहीं,
चूकना चूकोगे तो नहीं इस बार। तो भाई मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि दादरी की ये दोनों सीट मुझे पूरा विश्वास है, और उससे पहले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार यहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जो आए, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में 6 महीने के बाद दादरी की दोनों सीट यहां से आप जिताने का काम करो। कितनी जिताओगे दादरी से, यूं बताओ इन दो में से? दो, देखो 2 का विक्ट्री साइन है। दादरी एक जिला ऐसा है हरियाणा के अंदर, ये जो 2 आप बता रहे हो ना, ये विक्ट्री साइन है हरियाणा। भाई ये 2 सीट आप यहां से आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हरियाणा सेक्रेटरीएट और हरियाणा विधानसभा में जाकर आपको ये विक्ट्री साइन वहां पर दिलवाने का हम काम करेंगे, आपकी सरकार बनाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय नौजवान, जय हिंद और जय राम जी की।